अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिसर्च के बारे में है कि हम रिसर्च वर्क कैसे करते हैं, हमारा टॉपिक कैसे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा रिसर्च पेपर सेलेक्ट करना है अपने सिनॉप्सिस और थीसिस के लिए। ठीक है जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं कि सर हम कैसा टॉपिक सेलेक्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए इजी है नहीं है, हम किस डोमेन में जाएं, हम मतलब अप्लाइड के सब्जेक्ट चूज़ करें। मैथमेटिक्स में दो चीज़ होती हैं, अगर आप अप्लाइड में रिसर्च करना चाहते हैं तो अप्लाइड में कर लें, प्योर मैथ में करना चाहते हैं तो आप प्योर में कर लें। और अप्लाइड में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम किस कैटेगरी में जाएं, किस तरह का पेपर डाउनलोड करें, पेपर कैसे देख कर डाउनलोड करें, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारा रिसर्च पेपर जो है वो हमारे लिए इजी है, हम इस पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इन सब जो क्वेश्चन माइंड में रेज होते हैं उन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और फिर इससे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें हम क्या करेंगे, हम आपके जो रिसर्च पेपर हैं उन रिसर्च पेपर्स के सिनॉप्सिस और थीसिस कैसे बनता है, क्या किन किन इक्वेशंस को किन मेथड्स से सॉल्व करते हैं वो हम प्रॉपर वे में बताएंगे और आपको शो करेंगे थीसिस कैसे बनता है। सिनॉप्सिस में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, और कैसे सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, किस तरह हमने पेपर सेलेक्ट करना है, किस थीसिस में हमने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो इसमें हम जस्ट आइडिया दे देंगे। लेकिन प्रॉपर वे में जो सिनॉप्सिस शो करना है, सिनॉप्सिस का सारा स्ट्रक्चर, एक बना बनाया सिनॉप्सिस और एक बना बनाया थीसिस, वो हम आपको शो करेंगे। और उसकी कैटेगरीज रिसर्च पेपर को दिखा के हम सेलेक्ट कर करके बताते जाएंगे कि इस इक्वेशन को इस मेथड से किया है, इस इक्वेशन को इस मेथड से किया है, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही जिस तरह हेल्पिंग बुक होती है इसी तरह आपको आपके लिए ये जो वीडियोस होंगी ये एक हेल्पिंग बुक की तरह आपको हेल्प करेंगी कि आप रिसर्च पेपर को कैसे जल्दी आप पिक करोगे, सिलेक्ट कैसे करोगे, फिर उनमें से किन किन चीज़ों को टारगेट करोगे और कैसे आप अपना सिनॉप्सिस और थीसिस क्विकली वे में शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर सकोगे, बजाय कि आप क्लास फेलोज से पूछें, टाइम वेस्ट करें और 1-2 मंथ आप इन्हीं चीज़ों पे वेस्ट कर लें कि मैंने पेपर कैसे सेलेक्ट करना है, मुझे कैसे पता चलना है, मैंने कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो ये जो कुछ वीडियोस 2-3 वीडियोस में ही आपको मैक्सिमम 80% आपको आइडिया रिसर्च वर्क का हो जाएगा। देन फिर आपका जो 20% होगा वो आपका अपने रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग आपने क्या काम करना है, वो आपकी अपनी एफर्ट होगी, वो आप अपने सुपरवाइजर्स की हेल्प लेके वो आप उनको सॉल्व करेंगे। बाकी सारा मेथड आपको यही इन वीडियोस में मिल जाएगा कि आपने उनको किस तरह लिखना है, कितनी वेटेज होनी चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में हमने रिसर्च जब करनी होती है तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है कि हमने अप्लाइड में करनी है या हमने प्योर में करनी है। ठीक है जी। तो ये कुछ मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जी, इनके ऊपर हम देख लेते हैं कि हमने इनको कैसे डील करना है। अप्लाइड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स आ जाती है। ठीक है, इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे इस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, और अगर हमने फ्लूइड में करना है तो उसके मैं आपको कुछ पेपर्स बता दूंगा आपने किस तरह करना है। ओडी में आप कर सकते हैं, ठीक है, पीडीज में कर सकते हैं। अब इसमें जो बेटर वे है ना, जो मैं आपको सिलेक्ट करूंगा, आपको मैं गाइड करूंगा, वो ये है कि आपने देखना है कि ग्रेजुएशन में आपने किस सब्जेक्ट्स में आपने थोड़ी सी मेहनत करके मतलब अपने ग्रेड्स आपने अच्छे लिए हैं, कुछ टॉपिक्स आपको जल्दी क्विकली आपके माइंड में बैठ गए। वो अप्लाइड के भी हो सकते हैं, वो प्योर के भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को टोपोलॉजी बहुत अच्छी आती है, किसी को रियल एनालिसिस आती है। ठीक है, तो अगर इन सब्जेक्ट्स में अगर आपका माइंड बहुत ही क्विकली लर्न कर रहा है, क्विकली चीज़ों को पिक कर रहा है, तो आप प्योर में चले जाएं। और अगर आप फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, इस तरह के वेक्टर टेंसर, ठीक है, या फिर इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप बहुत ही क्विकली काम कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाइड में चले जाएं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह किस चीज़ों को जल्दी टैकल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अप्लाइड में वो बच्चे जाएं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने ग्रेजुएशन में फाइनल 2 सेमेस्टर में अगर आपने प्योर के सब्जेक्ट 2 पढ़े हैं, ठीक है, तो आप सोचें कि अब मेरा जो एमफिल है वो भी प्योर में ही होगा, पीएचडी है तो वो भी प्योर में होगी, ऐसे नहीं होता। अगर आपने एमफिल भी प्योर में अगर आपने सेलेक्ट भी प्योर किया हुआ है, देन भी आप अपनी रिसर्च जो है अपना अप्लाइड के रिसर्च पेपर भी कर सकते हैं। तो ये इतना वो कंपलसरी नहीं होता। अगर आपने ग्रेजुएशन में प्योर वाले सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़े हैं
तो आपको एमफिल में पता नहीं कितनी हेल्प मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। रिसर्च हमेशा एक टॉपिक को लेके उसके ऊपर एफर्ट का नाम है, ठीक है, वो आपने एफर्ट करनी है, ठीक है जी। तो और इसी तरह प्योर मैथ में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फ्रैक्शनल कैलकुलस आ जाती है, हमारे पास नंबर थ्योरी आ जाती है, ग्रुप थ्योरी आ जाती है। अच्छा, ये ही मैंने सब्जेक्ट्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैक्सिमम रिसर्च और काम इजी जो है ना, वो इन सब पे मतलब ज़्यादा आपको डाटा मिल जाता है और इन चीज़ों पे ही ज़्यादा मैक्सिमम वर्क हो रहा है। और इनके ही सिनॉप्सिस और थीसिस मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको इन सब जो कैटेगरीज मैंने लिखी हैं इनके आपको मैं थीसिस का तो काम चूँकि सेम होता है, तो वो तो 1 2 3 थीसिस भी आपको बता दिए जाएँ, सिनॉप्सिस बता दिए जाएँ, तो वो तो मतलब वो तो आपको समझ आ जाती है, क्योंकि सिनॉप्सिस कंटेन ओनली 10 पेजेस, 10 और 12 पेजेस, ठीक है। तो वो उनका क्राइटेरिया सेम होता है, जस्ट हमने उसका जो सिंपल डाटा होता है वो नोट करना होता है। और अगर थीसिस की बात करेंगे तो वो थीसिस का थोड़ा सा काम डिफरेंट होता है, वो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको इन सब के थीसिस शो कर दूँ, ठीक है जी। तो ये कैटेगरी है कि इसमें हमने हमने अपना अप्लाइड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, प्योर में क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमने रिसर्च पेपर सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलना है कि फ्लूइड डायनामिक्स में अगर आपको डाउनलोड करने का नहीं पता, तो वो आप इससे पहली वीडियो आप देख लें, हाउ टू डाउनलोड रिसर्च पेपर, तो वो मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि आपके पास जो मतलब जो एक होता है कि जिनके लिंक्स दिए होते हैं वो इजीली डाउनलोड हो जाते हैं और कुछ नहीं डाउनलोड होते, तो कुछ पेपर्स डाउनलोड नहीं हो रहे होते, तो वो मैंने बता दिए, ट्रिक बता दिए कि वो आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो वो इससे पिछली वीडियो में अगर आप वो देखोगे तो आपको डाउनलोड करने का वे समझा दिया जाएगा कि मैथमेटिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के रिसर्च पेपर अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो आपने कैसे करने हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ मैंने रिसर्च पेपर डाउनलोड किए हुए हैं, तो उनमें से मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसमें अपना अब रिसर्च पेपर अपने काम के लिए आप कैसे सिलेक्ट करोगे, मैं कुछ वेज आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने कुछ 3 रिसर्च पेपर मैंने डाउनलोड किए हैं अभी, तो ये मैं आपको बताता हूँ जी हमने इसमें से कैसे सिलेक्ट करना है कि हमने किस पे काम करना है, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास ये रिसर्च पेपर है, इसका मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ आपको ज़रा क्लियरली नज़र आए। हाँ जी, तो ये जी हमारे पास है जी न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग फ्रैक्शनल डिफरेंशियल अलजेब्राइक इक्वेशंस। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है रिसर्च पेपर में, हमने एक तो एब्स्ट्रैक्ट को टारगेट करना होता है, एब्स्ट्रैक्ट को मैक्सिमम रीड करते हैं हम, और हमने क्या करना होता है, हमने कीवर्ड्स देखने होते हैं कि वो कीवर्ड्स हमारे पास, कीवर्ड्स में हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है और हमें क्या हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है कि ये हमारे रिसर्च पेपर हमारे काम का है कि नहीं है, ठीक है। जिस रिसर्च पेपर का आपको एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, एब्स्ट्रैक्ट से ही कुछ आपके माइंड में आइडिया नहीं आ रहा है कि ये किसकी बात हो रही है, किस तरफ बात जा रही है, ठीक है, तो आप वो रिसर्च पेपर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हमने पहले तो चूज़ करना है कि हमने फ्लूइड डायनामिक्स में जाना है, हमने ओडीज में जाना है, हमने पीडीज में जाना है, वो आप कैटेगरी पहले आप डिसाइड करोगे। करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग 10-15 पेपर आप एटलीस्ट 15 to 20 पेपर्स आप उसके रिसर्च पेपर डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करके, ठीक है, उसी एक पर्टिकुलर कैटेगरीज को टारगेट करके आप उसके अकॉर्डिंग आप 20-25 अपने ना रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लोगे। अब फिर उनके क्या देखोगे, उनमें आप उसका कीवर्ड देखोगे, ठीक है। कीवर्ड्स हमारे पास क्या है जी, मैंने देखा जी इसमें क्या लिखा उसने, फ्रैक्शनल डिफरेंशियल अलजेब्राइक इक्वेशन, उसने क्या किया है जी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, उसके ऊपर उसने क्या लगाया जी, 3 मेथड लगा दिए। कौन सा लगाया जी, एक उसने लगा दिया है वेरिएशनल आइट्रेशन, फिर दूसरा अडोमियन डिकम्पोजिशन, और तीसरा क्या है जी होमोटॉपी एनालिसिस। ये 3 मेथड है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कदरे बेहतर है, काफ़ी बेहतर रिसर्च पेपर है। इसका क्या है, हमारे पास बेसिक एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम ये 3 मेथड लगाएंगे और देन क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन, उसने बोला है न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ मेथड्स, कि हमने इन 3 मेथड लगाने हैं, देन फिर इन मेथड को लगा के उनके सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन निकाल के हम क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च पेपर पे इस रिसर्च पेपर के ऊपर ये काम हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन होगी, उसके ऊपर हमने 3 मेथड लगा के अपना काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरह का रिसर्च पेपर अगर आपको मिलता है, अगर आप इस तरह के पेपर
ये कैटेगरी अगर आपको कीवर्ड्स में इतना आइडिया हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में आप पढ़ोगे तो उसने बोला है द वेरिएशन मेथड एंड अडोमियन डिकम्पोजिशन इम्प्लीमेंट किया टू गिव अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। क्या जी, एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाला है इन मेथड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। बोथ मेथड इन अप्लाइड मेथड कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एनालिटिकल एंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक आपको एब्स्ट्रैक्ट में भी एक सिंपल बात समझ आ रही है कि सिंपल वे में उसने बोल दिया है जी कि हमने क्या करना है जी, ये दो मेथड लगाने हैं, उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालना है, और हमने क्या करना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनके हमने सोल्यूशंस निकालने इन मेथड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। अब ये तो इस रिसर्च पेपर के ऊपर काम हुआ है। एक पेपर हम और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये रिसर्च पेपर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें अगर आप देखें एब्स्ट्रैक्ट में ही देखें तो वो हाँ जी, ये है जी हमारे पास इनकम्प्लीट पोचाम्बल सिंबल एंड देयर एप्लीकेशन टू जनरलाइज हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है जी। तो ये स्पेशल फंक्शन वगैरह इस सब्जेक्ट में ये जा रहा है। अब देखें इसका अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, इन दिस पेपर वी डील विद द फैमिलियर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शंस, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट में बात हमारे पास एक तो मैंने बोला है कि सिंपल वे में हमें समझाया जाए, लेकिन उसने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में हमें चूँकि ये बात बताई जाती है कि ये हमने काम इसके ऊपर किया है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ें होती हैं। तो अब एब्स्ट्रैक्ट में ही अगेन क्वेश्चन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट हमें बताना चाहिए था कि काम क्या हुआ है, काम करना क्या है। तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन। अब हमें एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट पोचाम्बर सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो सोल्यूशन में जब क्वेश्चन आ गए हैं तो पहले तो हम इन चीज़ों को पहले चेक करेंगे ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। और फिर क्या है जी, अगेन आप देखें कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या आ गए हैं, ये उसमें उस पैरामीट्रिक फंक्शंस वगैरह आ गए हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ें, और जब हम इन फ्यूचर सिनॉप्सिस की तरफ आएंगे, थीसिस की तरफ आएंगे, तो हमारे लिए ये काम बहुत टफ होता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के पेपर अगर आप देखते हैं तो ये रिसर्च पेपर आपने सिलेक्ट नहीं करने, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है जी, पैरामीट्रिक फंक्शन आ रहा है, फिर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन है, इनकम्प्लीट पोचाम्बर सिंबल है। पहले हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तब तो हमें सिर्फ पेपर की समझ आएगी, ठीक है, कि ये पेपर में है क्या। अब देन फिर हम देखेंगे कि इस पेपर में इनकम्प्लीट ये जो गैमा फंक्शन इसको लेके काम क्या किया, ठीक है। तो पहले तो 20% एफर्ट हमारी इन चीज़ों पे लगने लग जाएगी कि ये इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट पोचाम्बर सिंबल क्या होते हैं, तो इनके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस तरह के रिसर्च पेपर आपने सेलेक्ट नहीं करने, ठीक है जी। तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि आपको इसका आइडिया हो गया कि रिसर्च पेपर हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, और मैथमेटिक्स में हमने क्या करना है, किस किस वे में हमने अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है जी। तो इसमें भी ये देख लें जी, फ्रैक्शनल डिफरेंशियल ट्रांसफर मेथड और कपूटो फ्रैक्शन। अच्छा जी, ये देखें, अब इसमें हम देखते हैं वी हैव स्टैंडर्ड द फ्रैक्शनल डिफरेंशियल ट्रांसफर मेथड फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्शियल ऑफ अंडर सॉल्व दिस दैट। अच्छा जी बच्चे, तो इसमें भी 3-4 मेथड हैं। ये पेपर थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है, पिछले पेपर से तो ये बेहतर है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये पेपर जो है ना, इस कैटेगरी को आपने टारगेट करना है। इस तरह के पेपर आप सिलेक्ट करोगे, इस तरह के पेपर्स पे कोशिश करोगे कि जो इजी वे में आपको बताया गया है, ठीक है, आप उसको सबसे ज़्यादा टारगेट करोगे, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। इस तरह के पेपर आप नहीं सिलेक्ट करोगे, ये जो मैंने आपको बता दिया कि पैरामीट्रिक फंक्शन वगैरह, और ये एब्स्ट्रैक्ट इतना टफ लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा पेपर है, इसको आप थोड़ा सा इस पर एफर्ट करोगे, ये भी बेहतर है लेकिन इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसको आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, ठीक है। कीवर्ड्स में भी उसने 3-4 मेथड बता दिए, पूरी एक कैटेगरीज को डील कर दिए। फ्रैक्शनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म मेथड आप पढ़ोगे, देन फिर आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल पार्शियल डिफरेंशियल अलजेब्राइक इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है। और सबसे फर्स्ट पेपर जो था उसमें जस्ट इसी चीज़ को ही टारगेट किया हुआ था, इसको इस एक चीज़ के ऊपर 3 मेथड लगा के काम किया हुआ था। तो इसमें क्या है, इसमें होल कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। कपूटो फ्रैक्शनल डिफरेंशियल भी आ गया इसमें, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन सबके निकाल लें, ठीक है। तो ये एक होल पूरी उसने ना 3-4 बड़े बड़े मेथड्स बता दिए और उनको डिस्कस किया हुआ है। तो ये बेहतर है, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगी, और नॉलेज ज़्यादा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा इन सब टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो इस तरह का पेपर है, ये आपने कोशिश करनी है कि आपने ये सिलेक्ट करना है। और अब हमने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट इसको कर लिया, अब हम अपना फर्दर काम जो है वो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब इस टाइटल पे, इसका जो टाइटल है, रिसर्च पेपर का जो टाइटल है, उसको हमने यूनिक करना है, क्योंकि हमने जो काम करना होता है
हम अब इसका एज इट इज़ तो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, अपने सिनॉप्सिस में, अपने थीसिस में। तो हमने क्या करना होता है, हमने इसके काम को यूनिक करना होता है। अब यूनिक कैसे करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग फ्रैक्शनल डिफरेंशियल अलजेब्राइक इक्वेशन, इसके टाइटल का नेम है। तो हम जस्ट ये करेंगे कि इसको यूनिक करने के लिए हम कह देंगे विद डिफरेंट टेक्निक्स। लास्ट पे हम क्या चीज़ ऐड कर देंगे, विद डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग फ्रैक्शनल डिफरेंशियल अलजेब्राइक इक्वेशंस विद डिफरेंट टेक्निक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास हमने एक रिसर्च पेपर ले लिया है तो तब हमने फर्स्ट काम क्या करना है, उसके टाइटल को हमने क्या करना है, यूनिक करना है, ठीक है। बिकॉज करना तो हमने सारा काम यूनिक होता है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करना है कि आपने उसका टाइटल यूनिक कर लेना है, ठीक है। टाइटल यूनिक हो गया, देन अब हमें सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, थीसिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर सेलेक्ट करने का भी आपको समझ आ गया। अगर अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो अबाउट में, चैनल के अबाउट में मैंने लिंक्स दिए हैं, फेसबुक पेज का भी लिंक है, इंस्टा का भी लिंक है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन अभी है कि रिसर्च पेपर सेलेक्ट करने का कोई और भी आपको माइंड में नहीं पता लग रहा, जो मैंने जो बोला है वो नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट में पूछ लें, ठीक है जी। अब हमने अगर फॉर एग्जांपल ये पेपर सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इसके ऊपर सिनॉप्सिस कैसे करेंगे, सिनॉप्सिस कैसे करेंगे, थीसिस कैसे करेंगे, ये चीज़ें नेक्स्ट में बताऊंगा। लेकिन हमें सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, थीसिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और उनकी लेंथ कितनी होती है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चीज़ पे। हाँ जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब फ्लूइड पे हम कैसे करेंगे, ओडी पीडी, ये हम इसमें अप्लाइड में जा सकते हैं, प्योर मैथ में ये 3 और हैं, तो इनके भी हम कुछ सिनॉप्सिस और थीसिस डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। हाँ जी, तो स्टेप्स टू कंप्लीट सिनॉप्सिस एंड रिसर्च, तो इसके ऊपर आते हैं हम। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सिनॉप्सिस कंप्लीट करना होता है अपने रिसर्च पेपर का। तो सिनॉप्सिस कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये कुछ 5 कैटेगरीज है, इन सबको डिस्कस करना होता है। सिनॉप्सिस की लेंथ जो है एटलीस्ट आप 10 पेजेस, 9-10 पेजेस पे आप सिनॉप्सिस अपना दे सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होता है, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये एक्सेप्ट करती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या होता है, एक तो हमने पैराग्राफ राइटिंग में इसको करना होता है और हमारा जो स्टाइल होता है वो जस्टिफाइड होता है, ठीक है। जस्टिफाइड का मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ये जो पॉइंट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स और रेफरेंसेस, ये बनाने कैसे हैं, एक प्रॉपर सिनॉप्सिस कैसे रेडी करते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको लेंथ बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास कितना होना चाहिए, उसमें हमारे पास 160 से 180 वर्ड्स होने चाहिए और उसकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, उसको पैराग्राफ राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता है। और अब एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या क्या है, किन चीज़ों को डिस्कस करना है, अपने रिसर्च पेपर में से क्या चीज़ें सेलेक्ट करके एक शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे हम कहते हैं ना कि सिनॉप्सिस 3-4 घंटे में, एक दिन में कैसे रेडी करना है, तो वो मैं आपको कुछ ट्रिक्स अगली वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो आप उसमें से किन किन चीज़ों को लिखोगे, कितना उसमें से आपने क्या क्या चीज़ें अपने रिसर्च पेपर में से उठानी है और क्या चीज़ें खुद ऐड करनी है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में एक प्रॉपर सिनॉप्सिस बनाने का तरीका बता दूंगा। हाँ जी, तो अभी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास कितने वर्ड्स होने चाहिए, 160 से 180 हो सकते हैं, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, 200 तक भी जा सकते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना होता है, डेफिनेशंस को डील करना होता है, ठीक है। और रिसर्च पेपर में से जो हमने चीज़ें सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। और आपको ये पता हो कि हमने 5 साइटेशन लगानी है, ठीक है। 5 साइटेशन क्या होती है कि डिफरेंट रिसर्च पेपर से हमने स्टडी किया है अपने टॉपिक को, तो वो हमने क्या करना होता है, उनकी साइटेशन देनी होती है, उनको अटैच करना होता है। वो मैं आपको बता दूंगा कि साइटेशन कैसे लगाते हैं, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए लगाते हैं, ठीक है, और कहाँ पे। ये पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन में, जो हम सिनॉप्सिस के इंट्रोडक्शन में साइटेशन लगाते हैं, वो हम एंड पे लगाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कि हमने क्या करना होता है, हमने साइटेशंस लगानी होती है, एटलीस्ट 5 साइटेशन हमने लगानी है और वो एंड पे लगानी है, ठीक है, पैराग्राफ के एंड पे। हाँ जी, और उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमने क्या करना होता है, हमने एटलीस्ट 20 साइटेशन, 18, ठीक है, टोटल पेपर में हमने 22-23 साइटेशन देनी होती है। तो 5 अगर आप इंट्रोडक्शन में दे देते हैं तो आप 16, 17 या 20 तक एटलीस्ट आप साइटेशन दे दें, ताकि आपकी जो एक लेंथ है पेजेस की वो आपकी कंप्लीट हो जाए, कि आप 9 to 10, 11 पेजेस तक आप अपना सिनॉप्सिस कंप्लीट कर लें।
और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमने क्या करना होता है, हमने सेम साइटेशन देनी होती है। और साइटेशन हमने आपको मैंने पहले भी बताया कि दूसरे रिसर्च पेपर जो हमने इसके रेलेवेंट रिसर्च पेपर पढ़े हैं उस तरह का ही डाटा होता है, वो मैं आपको बता दूंगा उनमें से क्या चीज़ें हमने पिक करनी होती हैं। और इसमें भी हमने पैराग्राफ राइटिंग में लिखना होता है। साइटेशन यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने पैराग्राफ के स्टार्ट में देनी होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम साइटेशन स्टार्ट में देते हैं और इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हम लास्ट पे देते हैं। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या करना होता है कि अभी एक मैंने आपको रिसर्च पेपर मैंने अभी ओपन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम क्या करते हैं, हम टेक्निक्स लगा के उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही होता है कि उस पेपर में हमने काम किया क्या है। ठीक है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने उसके ऊपर टेक्निक लगाई, मेथड लगाए। ठीक है। 2 मेथड लगा दिए। तो वो हमने जो ऑब्जेक्टिव है, हमने क्या करना है, हमने यूनिक काम करने के लिए हम एक और मेथड लगा देंगे। ठीक है। मैं आपको ओपन करके पेपर आपको भी ज़रा थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल यही पेपर है तो फ्रैक्शनल डिफरेंशियल जब्राई के क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्या लगाया जी, इस रिसर्च पेपर में ये 3 मेथड लगाए हैं। ठीक है। तो मैं एक और मेथड कपूटो लगा लूँगा इसके ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं इस पेपर के ऊपर एक कपूटो मेथड लगा के इसको अपना काम यूनिक कर लूँगा। ठीक है। एक और मेथड लगा दिया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव में क्या करते होते हैं, ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए और 3 ज़्यादा ज़रा बेटर अच्छा लगता है कि अगर आपने 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 3 होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव है क्या कि 2 आपने एक टेक्निक लगाई। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो ओपन किया था पेपर कि उसके ऊपर मैंने ये पहली टेक्निक लगाई, वेरिएशनल लगाया। ठीक है। ओडोमियन लगाया और फिर मैं कपूटो लगा लेता हूँ। ठीक है। या इन दोनों में से कोई मैं एक मेथड लगा देता हूँ और फिर मैं कपूटो लगा देता हूँ। तो ये मेरे पहले 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। तीसरे ऑब्जेक्टिव में क्या करूँगा, मैं उसका न्यूमेरिकल जो है ग्राफ ड्रा करूँगा और फिर उन दोनों का कंपैरिजन करवा दूंगा। ठीक है। ये मैंने अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव लिख दिया कि मैंने ये 2 मेथड लगाए। ठीक है। 2 मेथड से सोल्यूशन निकाल ले, जो भी मेरे सोल्यूशन निकले। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, तीसरे मेथड में मैं क्या कहूँगा कि उनके मैंने न्यूमेरिकल ग्राफ ड्रा किए। ग्राफ ड्रा करने के बाद मैंने उन दोनों मेथड को कंपेयर करवा दिया। तो ये एक बेटर, एक अच्छे जो ऑब्जेक्टिव्स काउंट होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इजीली आपका सिनॉप्सिस एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी। रेफरेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, रेफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं कि आपने जो ऊपर साइटेशन दी है, ठीक है, आपने 15 साइटेशन आपने अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यूज़ की है, इंट्रोडक्शन में आपने 5-6 साइटेशन दी हैं। ठीक है। तो उन्हीं की बिब्लियोग्राफिया हमने क्या करना होता है, उन्हीं साइटेशन का आगे रेफरेंस देना होता है। ठीक है। तो उसको रेफरेंसेस कहते हैं। तो आपने अगर 15 या 20 यूज़ किए हैं तो वही यहाँ पे रेफरेंसेस 20 यूज़ हो जाते हैं। तो ये कैसे हम जनरेट करते हैं कि ये कैसे ये 1 सेकंड में हमारे पे रेफरेंसेस जनरेट हो जाते हैं और किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एंड नोट भी है, मेंडले भी है। तो वो कैसे हम इजीली और प्रॉपर हमारे अपना जो हमारा वे है, ठीक है, पाकिस्तान में किस तरह यूज़ होते हैं, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी कैसे यूज़ करती है, ठीक है, तो हम वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर ये सारा जनरेट करना सिखा देंगे कि सिनॉप्सिस रेडी कैसे करते हैं। ठीक है जी बच्चे। चलें अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थीसिस की तरफ कि हमें थीसिस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। थीसिस में भी हमारे पास 5 चैप्टर्स होते हैं और इसमें और सिनॉप्सिस में डिफरेंस जस्ट ये होता है कि वहाँ पे हमने 10 पेजेस लिखने होते हैं, यहाँ पे लेंथ बढ़ जाती है, यहाँ पे हमारे पास 75 पेजेस हो जाते हैं, 70+। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50+ भी एक्सेप्ट करती हैं, 50 से 70 तक भी वो ले लेती हैं। ठीक है। और कुछ 70 से प्लस का कह देती हैं। तो ये आप 75 या 76, 70 पेजेस आप टारगेट रखें कि इतना आप अपना थीसिस कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। और काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन सिमिलर है, जस्ट अपने डाटा इंक्रीज़ करना है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो लिखते हैं यहाँ पे भी वही लिखना है। इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर की तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। और ये 2-3 घंटे में अगर आपको ट्रिक पता हो तो आप 2-3 घंटे में इंट्रोडक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप अपना कंप्लीट कर लेते हो। इंट्रोडक्शन में सिनॉप्सिस और थीसिस में हमने काम सेम करना होता है। जस्ट इंट्रोडक्शन में हमने अपना थीसिस में क्या करना होता है कि इंट्रोडक्शन में हमने इसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है, वर्ड्स इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है। और राइटिंग पैराग्राफ में ही रखना है। और इसमें अगर हमने वहाँ पे सिनॉप्सिस में 5 साइटेशन दी हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10-15 साइटेशन दे दोगे। ठीक है जी। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है,
कि वही सेम वहाँ पे 15 साइटेशन दी है तो यहाँ पे हम 50 दे देंगे, 70 दे देंगे, 80 दे देंगे। टोटल हमारा जो थीसिस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी साइटेशन यहाँ पे देंगे। मटेरियल एंड मेथड जो कि एक थोड़ा सा मतलब टफ काम समझा जाता है थीसिस के हवाले से, वो मैं आपको एक ईजी वे में बता देता हूँ कि हमने क्या करना होता है। हमारे पास जो रिसर्च पेपर है उसमें हमारे पास जो मेथड है, जो मेथड्स हमने यूज़ किए हैं उन मेथड्स के हमने उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। अगर आप मैथ में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है उस मेथड के नेम लिख देने हैं जो हमने मेथड यूज़ किए अपने पेपर में, और फिर उनकी जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है वो लिख देनी है कि जो जनरल इक्वेशन इसमें आई हैं वो जनरल इक्वेशन लिख देंगे, और वो वर्क कैसे कर रही है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, हम वो थोड़ा सा मेंशन कर देंगे। और प्रॉपर इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रा वो मैच करके दिखाऊंगा, तो वो आपके लिए इजीली आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएंगी। मैं जब रिलेट कर रहा हूँ, कंपेयर करूँगा अपने रिसर्च पेपर को थीसिस के साथ, तो वो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि चलें इसको इस तरह किया जा रहा है, ठीक है। अभी आप जस्ट ये वीडियोस बताने का मकसद ये है कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हमने काम कैसे करना है। कुछ चीज़ें आपको माइंड में वैसे ही लर्न हो जाएंगी, आपको पेपर सेलेक्ट करने का मेथड समझ आ गया, आपने मैक्सिमम टाइम एब्स्ट्रैक्ट्स रीड करने हैं, कीवर्ड्स रीड करने हैं, ठीक है, मेथड्स देखने हैं जो आपके फेमिलियर है, और देन फिर आपको सिनॉप्सिस की कैटेगरी समझ आ गई कि मैंने किस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करना है, ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा देखना है कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, मटेरियल एंड मेथड और रिजल्ट एंड डिस्कशन, ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हमने यहाँ पे इन चीज़ों को टारगेट करना होता है और ख़ुद को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो मटेरियल एंड मेथड में सबसे पहले मैंने बताया कि जो मेथड्स यूज़ हुए हैं आपने उनके नेम्स लिखने हैं, जनरल इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, और ये वर्क कैसे कर रही हैं, जस्ट हमने ये चीज़ लिखनी है, ठीक है जी। और फिर उनके जो सोल्यूशन निकले हैं वो मेथड्स को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर आपके सीरीज़ में सोल्यूशन आ रहे हैं, अगर आपके टेलर सीरीज़ में आपका आंसर आ रहा है या मैक्लॉरेन सीरीज़ में आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो हमने क्या करना है, एंड में हमने उनका सोल्यूशन लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये मटेरियल एंड मेथड होता है। और रिजल्ट एंड डिस्कशन में हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो हमने क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसके हमने एक एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं, उनको हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इसका बेसिकली आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि रिजल्ट्स जो हमारे निकले उनके ऊपर हमने डिस्कस किया कि हमने एक एक दो एग्जांपल्स दे दी उनके बारे में, तो वो रिजल्ट एंड डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी बच्चे। तो अब इसको 75 पेजेस कि अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, हम 15 पेज, अब वो आपने खुद देख लेना है कि इंट्रोडक्शन पे आप थोड़ी से वर्ड्स ज़्यादा बढ़ा लें, अगर आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन और मटेरियल एंड मेथड में, ठीक है, अगर आपको समझ है कुछ मतलब यूनिवर्सिटीज़ में ये भी होता है कि रिजल्ट एंड डिस्कशन में हमने अपने पेजेस भी कंप्लीट करवाने होते हैं, कि अगर उन्होंने बोला है कि जी रिजल्ट एंड डिस्कशन में 15 पेजेस होने चाहिए, तो आपने एटलीस्ट 15 पेजेस अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन पे वो बनाने हैं। इसी तरह मटेरियल एंड मेथड की वो बता देते हैं, दे देते हैं रेंज के आपने इतने, अगर वो रेंज ना दें तो तब तो आप इंट्रोडक्शन में 75 पेजेस पूरे कर लो, ठीक है। तो वो कैटेगरीज है कि हमने इंट्रोडक्शन पे 20 पेजेस बना देने हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे हम 10-15 पेज, अगर आप 50-60 साइटेशंस देते हैं, ठीक है, और हर साइटेशन के 3-4 लाइन का पैराग्राफ बन जाता है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली 20-25 पेज ईजिली आपके वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और इंट्रोडक्शन के मिला के 40 पेजेस हमने इनके रेडी कर लेने। आगे देन हमने कैटेगरीज वाइज 15 कर लें या 10-15 कर लें, तो और समरी का एक पेज हमारा बन जाता है। और अगर आपने 80 साइटेशन दी है तो रेफरेंसेस में एटलीस्ट आपके 8 या 9 पेजेस वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ज़्यादा तब क्लियर होगा जब आपके सामने एक रिसर्च पेपर आएगा और उसी का ही थीसिस अगर आपके सामने रख दिया जाएगा, और कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे हाइड कर लूँगा, मतलब जिस तरह की ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं कि आप थीसिस और सिनॉप्सिस ऐसे नहीं शेयर कर सकते, ठीक है, तो वो मैं टाइटल पेज और कुछ चीज़ें हाइड करके आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन शेयर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें किस तरह कंप्लीट की हैं, और सिनॉप्सिस में और थीसिस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मटेरियल एंड मेथड बनाया कैसा है, किस टेक्निक से हमें कैसे पता चलता है कि हमने किसको, क्योंकि हम उस चीज़ के आदी हैं कि हमें वो हेल्पिंग बुक मिल जाए, हमें वो चीज़ें मिल जाए, हमें बता दिया जाए कि हमने इस मेथड से काम किया, तो आप भी इस मेथड से कर लें तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूँगा, और देन फिर आपका जो काम होगा, आपने नेक्स्ट अपना देखना होगा कि मैंने क्या मेथड अडॉप्ट करना है और किस मेथड से मैंने इसको कंप्लीट कैसे करना है, अपना काम वाइड अप कैसे करना है, ठीक है जी बच्चे। तो ये हमारी आज की जो वीडियो थी,
इसमें हमने क्या क्या गेन किया कि हमने पेपर को सिलेक्ट कैसे करना है, हमने पेपर का सिनॉप्सिस कैसे बनाना, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और थीसिस में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। तो ये बजाय इसके कि आप अपना वो इतना माइंड अपना वो वेस्ट करें, दूसरों से आप क्वेश्चन रेज करें, जी काइंडली ये बता दें वो बता दें, तो इस तरह कोई भी नहीं गाइड करता। एमफिल रिसर्च पे या पीएचडी में किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो आपको डिस्कस करे और नहीं भी करते। ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय ये 2-3 वीडियोस को आप कंप्लीटली वीडियोस को अंडरस्टैंड करें और अपना काम स्टार्ट करें, बजाय क्वेश्चन रेज करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपना रिसर्च पेपर सेलेक्ट करेंगे और आप अपना काम इम्प्लीमेंट करने की तरफ आ जाएंगे। ओके जी बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए और आपको आपका रिसर्च वर्क जो है वो इजीली आपका कंप्लीट होने की तरफ मूव करे। ओके जी, अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी, आपको प्रॉपर सिनॉप्सिस का बताया जाएगा और फर्स्ट टाइम, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि थीसिस का सोल्यूशन भी किसी ने बताया होगा, तो वो थीसिस का सोल्यूशन भी आपको शेयर किया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।